तो हम लोग चैप्टर 8 की बात कर रहे थे पुराने सीआरपीसी के मुताबिक, और नई बीएनएसएस के मुताबिक चैप्टर 9 इसकी बात चल रही थी, जिसमें सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स ये चल रही है कि व्यक्ति से परिशांति बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी ये मांगी जा सकती है। हमने कहा था कि पहले जो 106, 107, 108, 109, 110 थे, वो अब 125 से लेकर 129 तक है, और इनकी प्रक्रिया 125 को छोड़ दें और उधर 106 को छोड़ दें, तो जो कुछ इनेबलिंग प्रोविजंस में कहा गया है उसे करने की प्रक्रिया कहां दी है? पहले 111 से और अब 130 से, क्योंकि 107, 108, 109, 110 वहां सिक्योरिटी मांगने की ताकत ये तो मिली है मजिस्ट्रेट को, लेकिन शब्द प्रयोग हुआ है इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से वो शोकाज भी जारी करेंगे, और 1 वर्ष से अनधिक अवधि या 110 में 3 वर्ष से अनधिक अवधि इसके लिए परिशांति बनाए रखने का या सदाचारी बने रहने का जो बॉन्ड है वो मांगेंगे। तो प्रक्रिया बॉन्ड मांगने की ये क्या होगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंफॉर्मेशन रिसीव होगी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, जिसकी एनालिसिस के आधार पर वो इस निर्णय पर आएंगे कि अपनी अधिकारिता के भीतर के व्यक्ति से वो परिशांति बनाए रखने या सदाचारी बने रहने के लिए प्रतिभूति मांगे, उस इंफॉर्मेशन का जो सार है उसको वो लिखेंगे, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि उन्हें इंफॉर्मेशन किसी व्यक्ति के बारे में दी जाए और वो इस निष्कर्ष पर आ जाएं कि हमें इससे परिशांति बनाए रखने के लिए या गुड कंडक्ट इसके लिए प्रतिभूति मांगनी ही चाहिए, ये कोई आवश्यक तो है नहीं। इसलिए पुराना सेक्शन 111 और नया 130 ये प्रावधानित कर रहा है कि अगर वे ये तय करते हैं उस इंफॉर्मेशन के आधार पर जो उन्हें दी गई है कि हमें प्रतिभूति मांगनी चाहिए, तो वे इंफॉर्मेशन का सार यानी जो इंफॉर्मेशन मिली है उसे एज सच नहीं, उसका सबस्टेंस, उसका जो सार है उसको अभिलिखित करेंगे, और 1 वर्ष इससे अनधिक अवधि या 110 में 3 वर्ष या उससे अनधिक अवधि या उससे नहीं 3 वर्ष से अनधिक अवधि, उसके लिए वो बॉन्ड मांग सकते हैं प्रतिभूओं सहित या प्रतिभूओं रहित। तो वो लिखेंगे कि वो कितनी अवधि का बॉन्ड मांगने के लिए कारण दर्शित करने की अपेक्षा करते हैं उस व्यक्ति से जिसके विरुद्ध इंफॉर्मेशन दी गई, और साथ ही साथ वे उस रकम का उल्लेख भी करेंगे जिस रकम का बॉन्ड मांगा जाना है, उसका भी उल्लेख करना होगा। प्रतिभूति कितने चाहते हैं, कितनी प्रतिभूति चाहते हैं, 1 चाहते हैं, 2 चाहते हैं, उन प्रतिभूति या उन प्रतिभूओं का उल्लेख भी उन्हें करना होगा उसी आदेश में जो वो उस व्यक्ति के विरुद्ध करेंगे जिससे वे कारण दर्शित करने की अपेक्षा कर रहे हैं। सेक्शन 107, 108, 109, 110 और वर्तमान में 126 से लेकर 129 तक की शक्ति का प्रयोग करते हुए, और ये ऑर्डर अभिलिखित करेंगे, और दिस इज द प्रिलिमिनरी ऑर्डर, और इसमें सब कुछ लिखना होगा कि सबस्टेंस आप इंफॉर्मेशन का ये लिखेंगे, और शोकाज जारी हो ये आदेश भी लिखेंगे यदि आप इस निष्कर्ष पर आए, इस
आदेश की जरूरत क्यों है? हमने सुबह भी कहा था कि कानून में कोई चीज गैर जरूरी नहीं है। अगर कोई सेक्शन है तो उसके पीछे कुछ आवश्यकता है, इसलिए है। विधायिका खाली नहीं बैठी, और जब तक आपको उस सेक्शन की नेसेसिटी ये समझ में नहीं आती, तब तक सेक्शन न तो याद होता है और न समझ में आता है। तो इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत इसलिए कि जब व्यक्ति पर आपराधिक विचारण चलता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, जब क्रिमिनल ट्रायल चलेगा तो भी हम उसे बताएंगे आरोप की विरचना के समय कि हम आपके ऊपर क्या आरोप लगाने जा रहे हैं। और लोक अभियोजक यह भी बताएगा कि वो किस साक्ष्य से अभियुक्त के दोष को साबित करने की प्रस्तावना करता है। इसके अलावा जो कुछ उसके विरुद्ध साक्ष्य के तौर पर अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत होना है, उस सब की प्रतियां उसे पुरानी सीआरपीसी की धारा 207 और 208 जो अब बदल गई होंगी उनके अंतर्गत देने का प्रावधान है। तो वो व्यक्ति जो अक्यूज भी नहीं है, भाई यहां तो आप सिक्योरिटी उससे मांग रहे हैं जिसके बारे में आपको लगता है कि वो शांति भंग कर देगा, और आपका लगना ये हमेशा सच होगा ये जरूरी नहीं है। तो ये व्यक्ति जो अक्यूज भी नहीं है, इसे उस इंफॉर्मेशन का सार पता न लगे, ये कहां तक ठीक होगा? और ये व्यक्ति आएगा धारा 116 पुरानी और वर्तमान की कितनी है आपका 135, इसके अंतर्गत उस इत्तिला की जो इस व्यक्ति के खिलाफ दी गई और जिसके आधार पर आपने इससे प्रतिभूति मांगने का निश्चय किया है, उस इत्तिला की सच्चाई की जांच ये चलेगी। और सच्चाई की जांच जब चलेगी तो दोनों पक्षों को अपनी अपनी बात कहने का हक होगा। जिसने इंफॉर्मेशन दी उसे भी, और जिसके विरुद्ध इंफॉर्मेशन है उसे भी। तो जिसने दी उसे तो इंफॉर्मेशन पता है उसने क्या दी, लेकिन जिसके विरुद्ध दी गई है उसे भी तो पता लगना चाहिए कि आखिर नक्शल में इंफॉर्मेशन है क्या, तभी तो प्रतिरक्षा कर पाएगा। और यह सुविधा आप अक्यूज को भी दे रहे हैं, तो यहां उस व्यक्ति को क्यों नहीं देंगे जो अक्यूज भी नहीं है? ठीक है ना। इसलिए पुराने धारा 111 और नए 130 में लिखा है कि जब कोई मजिस्ट्रेट जो धारा 126, धारा 127, धारा 128 या धारा 129 के अधीन कार्य कर रहा है, या यह आवश्यक समझता है कि किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाए कि वह उस धारा के अधीन कारण दर्शित करे, तब वह मजिस्ट्रेट प्राप्त इत्तिला का सार, ठीक है, यह अभिलिखित करेगा। इसीलिए क्योंकि आखिर जब जांच करेंगे आप इत्तिला की सच्चाई की, तो यह व्यक्ति जिसके विरुद्ध इंफॉर्मेशन है, यह अपना बचाव या इत्तिला की सच्चाई पर आक्षेप यह आखिर कैसे करेगा? इसके लिए इसे इत्तिला के कंटेंट्स मालूम होने चाहिए, और इत्तिला के कंटेंट्स इसे मालूम नहीं हो सकते अगर ये प्रिलिमिनरी ऑर्डर जो पहले 111 और 130 में अब पारित किया जाता ये न हो। कैसे जानेगा वो? इसलिए ये सेक्शन इनेक्ट किया गया। और आप लोग जो कचहरी जाते हैं वो जिन कार्रवाइयों को 107-16 की कार्रवाइयां कहते हैं, वहां जब जाएं मुचलका दाखिल करने, जो मुचलका आप दाखिल करते हैं 116(3) में, तो आप उस फाइल को देखें
जिसमें वो पुलिस का सिपाही लेकर आपका मुचलका रखता है, मुचलका यानी बॉन्ड, बंद पत्र, उसे जरा खोल के देखें तो उसके अंदर एक कागज रखा होता है, उस पर लिखा होता है प्रारंभिक आदेश अंतर्गत धारा 111 सीआरपीसी, और अब लिखा होता है प्रारंभिक आदेश अंतर्गत धारा 130 बीएनएसएस। ये देखने से फायदा और कुछ नहीं होता है, आपके मन में ये विश्वास जमना शुरू होता है कि जो लिखा है ठीक यही हो रहा है। और जिस दिन आपके मन में ये विश्वास आ जाता है, उस दिन कानून पढ़ने की इच्छा और ये दोगुनी हो जाती है, फिर आपकी गलतफहमी दूर हो जाती है कि वकालत या अगर पीसीएच नहीं करना है और कुछ करना है तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आपकी गलतफहमी दूर हो जाती है और फिर आपको कानून की ताकत पता लगती है। अच्छा, मानिए आपके मुवक्किल से, हालांकि अक्सर नहीं मांगा जाता, लेकिन आपका मुवक्किल दुर्भाग्यशाली है, उससे 117 में है भाई, 116 में उन्होंने जांच की और पाया कि नहीं, आपका मुवक्किल इस लायक है कि उसे बॉन्ड देना चाहिए, और उन्होंने 1 साल का बॉन्ड आपके मुवक्किल से मांग लिया। अब तो अपील होगी इसकी, पुरानी सीआरपीसी में धारा 373 है, इसमें बदल गई होगी। पुरानी सीआरपीसी की धारा 373 ये कहती है कि अगर सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स के अंतर्गत आपसे बॉन्ड मांग लिया गया है तो उस आदेश की अपील होगी। 373 कितनी हो गई? 414। इसमें अपील होगी, और अपील में तो आपको यह बताना पड़ेगा ऑर्डर में गलती क्या है। और अगर 111 का या वर्तमान में 130 का प्रिलिमिनरी ऑर्डर नहीं है तो गलती है। अगर आपको यह मालूम है कि 111 या 130 का प्रिलिमिनरी ऑर्डर होना चाहिए और उसमें उस ऑर्डर में क्या क्या होना चाहिए, तो आप अपनी बात मजबूती से कह पाएंगे और आप जीतेंगे। अदरवाइज वहां खड़े होकर सरकार, हुजूर, भैया, दद्दा, गरीब आदमी है, इसी ढंग की बातें कर रहे होंगे। आपकी आवाज में वो फोर्स नहीं हो सकता जो होना चाहिए। इसलिए जब आप कानून इन एप्लीकेशन देखते हैं तब आपको कानून पर विश्वास जमता है। इसलिए उन चीजों को देखना चाहिए। ये प्रिलिमिनरी ऑर्डर है और ये किया जाएगा इसलिए क्योंकि इस समय, जिस समय आपने प्राप्त इत्तिला के आधार पर उसके खिलाफ सिक्योरिटी प्रोसीडिंग चलाने का निर्णय लिया, उस समय पर वो मौजूद नहीं है, उसे नहीं मालूम इंफॉर्मेशन क्या दी गई है उसके खिलाफ। वो आएगा, और आएगा कब? जब आप बुलाएंगे। बुलाने का तरीका क्या होगा? 112, 113। देखें 112 क्या कहता है, जो पहले 112 था अब 131 है, मतलब तदनुरूप 130 में प्रिलिमिनरी ऑर्डर, वहां 111 में। तो अगर हमारे मुंह से सेक्शन वैसे भी निकल रहे हैं तो क्रमानुसार आप बढ़ाते जाएं। अगर हम 112 कहें तो आप 131 समझ लें, ठीक है ना। तो अब इस व्यक्ति को सूचना भेजी जाएगी क्योंकि इंफॉर्मेशन इसके खिलाफ मिली और मजिस्ट्रेट ने तय कर लिया कि हम इस इत्तिला के आधार पर इत्तिला की जांच करने के उपरांत यह निर्णय लेंगे कि इनसे हम 1 वर्ष का बॉन्ड या जितनी अवधि का बॉन्ड मांगना उचित समझते हैं, अधिकतम 1 वर्ष की सीमा को ध्यान में रखते हुए उतनी अवधि का मांगेंगे। इसलिए हम इत्तिला की जांच करेंगे। तो इत्तिला का सार लिखिए, क्योंकि जब वो आएगा तो बताएंगे कैसे आप कि कौन सी इत्तिला थी, किस आधार पे आप पहुंचे इस निष्कर्ष पर। तो इत्तिला का सार लिखिए और फिर उसे बुलाइए, उसे इन्फॉर्म करिए जो इस इत्तिला के आधार पर अभिलिखित किए गए आदेश से प्रभावित होने वाला है, उसे सूचित करिए। तो सूचना का तरीका क्या होगा? वो सेक्शन 112 और यहां सेक्शन 131 कहता है जब कोई मजिस्ट्रेट, नहीं सॉरी, न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया। मानिए वो व्यक्ति न्यायालय में ही उपस्थित है,
जिसके विरुद्ध 111 या 130 का प्रिलिमिनरी ऑर्डर दिया गया है, बाई चांस कोर्ट में ही है, तो क्या होगा यदि वह व्यक्ति जिसके बारे में ऐसा आदेश दिया जाता है न्यायालय में उपस्थित है तो वह उसे पढ़कर सुनाया जाएगा, या यदि वह ऐसा चाहे तो उसका सार उसे समझाया जाएगा। यानी वही प्रक्रिया जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बात होती है, आरोप विरचित होगा और पढ़कर सुनाया जाएगा और अभियुक्त को समझाया जाएगा, वही प्रक्रिया यहां है। यदि वो व्यक्ति जिसके खिलाफ प्रिलिमिनरी ऑर्डर हुआ है वो न्यायालय में उपस्थित है, और अक्सर न्यायालय में ही उपस्थित होता है, अक्सर 100 में 90 मामलों में न्यायालय में होता है। कब होता है? सीआरपीसी की पिछली धारा है 151, कितनी हो गई अब जरा देखो, 170। उसमें क्या होता है, उसमें पुलिस अधिकारी को शक्ति है कि अगर उसे लगता है कि यह व्यक्ति है और इसे गिरफ्तार किए बिना हम इसके द्वारा किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना निवारित नहीं कर सकते, तो वो गिरफ्तार कर सकता है। अब उसे कर लिया गिरफ्तार, तो यह गिरफ्तारी है, अपराध के आरोप पे तो है नहीं, अन्वेषण तो कोई चल नहीं रहा, तो पिछली धारा सेक्शन 57 और शायद अब भी 57 ही है, 58, उसके मुताबिक इसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष वहां तो ले नहीं जाया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसकी गिरफ्तारी की अवधि किसी भी दशा में 24 घंटे से ज्यादा ये तो नहीं हो पाएगी, और आपको आशंका ही तो है कि ये संज्ञेय अपराध कर देगा अगर हम इसे गिरफ्तार न करें, तो संज्ञेय अपराध का किया जाना निवारित करने के लिए 24 घंटे बहुत है, आपने बंद रखा। लेकिन अब इसे यूं ही छोड़ देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये तो तय हो गया कि अगर आपको यह लग रहा था कि ये संज्ञेय अपराध कर देगा अगर हमने गिरफ्तार नहीं किया, तो इसका मतलब ये ऐसा आदमी तो है ही जिसके बारे में ये आशंका है कि ये परिशांति भंग करेगा, क्योंकि संज्ञेय अपराध अगर करता तो परिशांति भंग होगी ही होगी। तो पुलिस वहां क्या करती है, कहती 151 में चालान भेज दिया, और कहां लाते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास। और जब लाते हैं तो आप क्या भर के ले जाते हो, पर एक बॉन्ड भर के ले जाते हो, वो प्रतिभूओं सहित होता है, और वहां जाके दाखिल करते हो, ठीक है। अब वो व्यक्ति कहां है, अगर आइडियली सैद्धांतिक रूप से उस सारी कार्रवाई को समझे तो क्या है, उस व्यक्ति के विरुद्ध ये सूचना पुलिस के द्वारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को मिली है कि उसकी अधिकारिता के अंदर एक व्यक्ति मौजूद है जिसके कार्यों से परिशांति भंग होने का खतरा है, मजिस्ट्रेट ने उस इत्तला का सार लिखा है, ठीक है, और 130 का प्रिलिमिनरी ऑर्डर पास किया है, चूंकि वो न्यायालय में ही उपस्थित है, पुलिस लेके आई है, इसलिए सैद्धांतिक रूप से क्या माना जाएगा, आपको वो पढ़कर सुनाया गया है, और उसके बाद 116(3) के बॉन्ड वो आपसे दाखिल करा लेते हैं, और उसके बाद कहते हैं ये डेट इस पर आना, ठीक है। इसके मतलब 116 की जांच शुरू हो गई, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली चीजें कैसे चलती हैं ये तब समझ में आता है जब सैद्धांतिक प्रक्रिया आपको समझ में। तो 90% मामलों में अभियुक्त तो गलत शब्द हमने बोल दिया, क्योंकि अभियुक्त तो वो है जिस पर अपराध को करने का आरोप ये लगाया गया, यहां अपराध करने का आरोप तो है नहीं। ये व्यक्ति जिसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही, ये कहां उपस्थित है, न्यायालय में, इसे पढ़कर सुना दिया गया। अच्छा, जब चुनाव होते हैं तो आपके घर पे भी आते हैं नोटिस, ठीक है ना। तो वो प्रक्रिया कहां चलती है, 132 यानी 113 में कहता है ऐसे व्यक्ति के बारे में सम्मन या वारंट जो उपस्थित नहीं है, ठीक है ना। दोनों प्रक्रियाएं चलती हैं। कहता है यदि ऐसा व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं है
कौन सा? ऐसा व्यक्ति किसके लिए करे जिसके विरुद्ध सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो रही है। वो व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं है तो घर पे होगा, ठीक है। तो उसे इस आदेश, कौन सा आदेश जो 130 में ड्रॉन अप हुआ है, इसकी सूचना भेजी जाएगी। कैसे? नोटिस के द्वारा, ठीक है ना, नोटिस के द्वारा भेजेंगे और उसके साथ कॉपी होगी इस प्रिलिमिनरी ऑर्डर की, क्योंकि अगर नहीं होगी, हालांकि प्रैक्टिकली पुलिस वाले कभी देते ही नहीं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से इसके साथ प्रिलिमिनरी ऑर्डर की कॉपी होगी, ताकि वो व्यक्ति जिसे न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी प्रतिरक्षा करनी है, वो उस इत्तिला का सार घर पर ही जान ले और न्यायालय में नियत दिनांक पर आकर अपनी प्रतिरक्षा भली प्रकार से प्रारंभ कर सके, ठीक है ना। अब अगर ये व्यक्ति किसी व्यक्ति की कस्टडी में है, यानी जेल वगैरह में है या किसी और की कस्टडी में है, ठीक है, तो फिर वारंट जारी होगा। और वारंट, हमने कहा वारंट का मतलब अधिकार पत्र होता है, वारंट का मतलब गिरफ्तारी का वारंट नहीं होता। गिरफ्तारी का वारंट का मतलब होता है वारंट ऑफ अरेस्ट, और कचहरी में वो ये भी कहते हैं कस्टडी वारंट बनाइए। ये भी लिखा है कि राष्ट्रपति के वारंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ये अपॉइंट किए जाएंगे। तो वारंट का सीधा जो अर्थ है वो अधिकार पत्र ये है, अधिपत्र ये अर्थ है। ये गिरफ्तारी का अधिकार ये भी दे सकता है और गिरफ्तारी के अलावा अधिकार ये भी दे सकता है। आवश्यक रूप से गिरफ्तारी कराएगा ये नहीं है। तो वारंट, अगर ये व्यक्ति जिसके विरुद्ध यह आदेश दिया गया किसी की कस्टडी में है तो वारंट ये जारी होगा और उसके साथ भी प्रिलिमिनरी ऑर्डर की कॉपी होगी। कहता है यदि ऐसा व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं है तो मजिस्ट्रेट उससे हाजिर होने की अपेक्षा करते हुए सम्मन, या जब ऐसा व्यक्ति अभिरक्षा में है तब जिस अधिकारी की अभिरक्षा में है उस अधिकारी को उसे न्यायालय के समक्ष लाने का निर्देश देते हुए वारंट जारी करेगा। परंतु जब कभी ऐसे मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर या अन्य इत्तिला पर जिस रिपोर्ट या इत्तिला का सार मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किया जाएगा, यह प्रतीत होता है कि परिशांति भंग होने के डर के लिए कारण है और ऐसे व्यक्ति की तुरंत गिरफ्तारी के बिना ऐसे परिशांति भंग का निवारण नहीं किया जा सकता, तब मजिस्ट्रेट उसकी गिरफ्तारी के लिए किसी समय वारंट जारी कर सकेगा। यानी क्या होना चाहिए? इस व्यक्ति को सम्मन जारी होना चाहिए सूचना देने के लिए, और अगर वो किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में है तो उस व्यक्ति के लिए वारंट कि न्यायालय के समक्ष नियत दिनांक को लाकर पेश करें। अब व्यक्ति इसके सामने आ गया न्यायालय के समक्ष। अगर मामला आपराधिक विचारण का होता, तो पुरानी सीआरपीसी की धारा 309 लागू हो रही होती, जो अब कितनी हो गई? 309। और 309 क्या कहती थी? 309 कहती थी कि अगर विचारण समाप्त नहीं हुआ, जो कि अक्सर वहां नहीं होता, तो मामले का स्थगन न्यायालय के द्वारा उतने दिनों के लिए किया जा सकता है जितने दिनों के लिए वे स्थगन करना उचित समझे। इसी पर डेट लगती है रोज, वहां कचहरी में जो डेट्स लगती हैं वो इसी तरह लगती हैं। मामले को स्थगित करते हैं उतने दिनों के लिए जितने दिनों के लिए वो स्थगित करना उचित समझते हैं। और यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है तो उसे
वारंट के द्वारा अभिरक्षा के स्थान को प्रतिप्रेषित किया जा सकेगा। इसीलिए अभियुक्त जेल से आते हैं और जेल वापस जाते हैं। ठीक है, लेकिन यह विचारण नहीं है, यह आपराधिक विचारण थोड़ी है। ठीक है, यह आपराधिक विचारण नहीं है। व्यक्ति आ गया आपके समक्ष और उसके कार्यों से आपको यह नहीं लगता कि इससे परिशांति तुरंत भंग हो जाएगी, यह कोई विशेष कारण है जिसके कारण से परिशांति भंग हो जाएगी, तो आप ये नहीं कर सकते कि 309 की शक्तियों का उपयोग करके, ठीक है, कार्यवाही स्थगित कर दें और उसे जेल भेज दें। ये नहीं कर सकते। हां, कर सकते हैं आप ऐसा जब 116 हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, जो वर्तमान में 135 हो गई है। ये कब कर पाएंगे आप? जब आपने 116(3) या आप वर्तमान में 135(3) इसके अंतर्गत उससे यह कहा है कि आपके कामों से तुरंत खतरा लग रहा है परिशांति भंग होने का, और इत्तिला की सच्चाई की जांच में हमें समय लगने वाला है। भाई उसको कुछ तो समय लगेगा इत्तिला की सच्चाई की जांच करने में। इस बीच परिशांति भंग ना हो, इसके लिए आप एक अंतरिम बंध पत्र दें, और वो अंतरिम बंध पत्र नहीं दे रहा है तो अंतरिम बंध पत्र जब तक न दे तब तक के लिए आप उसे वारंट के द्वारा जेल भेज सकते हैं। ये नहीं कर सकते कि कार्यवाही का स्थगन कर दिया और जिस दिन तक के लिए स्थगन किया उस दिन तक के लिए आप उसे जेल भेज दो। नो, ये नहीं हो सकता। अधिकतम इंटरिम बॉन्ड, और इंटरिम बॉन्ड भी एक्सेप्शनल सिचुएशन में, जब आपको लगता है कि इत्तिला की सच्चाई की जांच में जो समय हमें लगेगा उसमें परिशांति भंग हो जाने का खतरा है, तभी आप 135(3) या 116(3) का इंटरिम बॉन्ड मांगेंगे, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं, क्योंकि यह विचारण नहीं है। ठीक है, एक बात तो यह हो गई। लेकिन अभी इसे हम बुला रहे हैं, ठीक है ना, अभी हम इसे बुला रहे हैं, ये मेरे सामने नहीं आया। अगर बुलाने के लिए हमने सम्मन भेजा और ये नहीं आता, ठीक है, ये आता ही नहीं, तो फिर धारा 88 के प्रोविजंस, ये धारा 87, सॉरी, पुरानी धारा 87 सीआरपीसी की, अब 87 कितनी हो गई, पीछे हम लोग देख के भी आए थे, 90, नई धारा 90, उसके प्रोविजन कि सम्मन जारी हुआ है और आप नहीं आ रहे तो वारंट जारी हो सकता है। यानी वारंट किन किन दशाओं में हो सकता है, उन दशाओं का हम वर्णन कर रहे हैं। एक ये कि सम्मन आपको जारी किया गया, आप नहीं आए, तो पुरानी सीआरपीसी की धारा 87 और नई की 90, इसका उपयोग करके आपके खिलाफ वारंट हो जाएंगे। दूसरा, आपके खिलाफ वारंट कब हो सकता है? जबकि सम्मन हमने जारी किया और हमें लग रहा है एक्सेप्शनल सिचुएशन है, अभी तुरंत अगर वारंट जारी करके इन्हें नहीं पकड़वाया तो स्थिति यह बनेगी कि परिशांति भंग हो जाएगी। तो वारंट जारी किया, पकड़कर मंगवा लिया, और जब पकड़कर मंगवा लिया तो तुरंत 111 का प्रिलिमिनरी ऑर्डर, ठीक है, ये हम ड्रॉन अप करेंगे, ठीक है, और उसे पढ़कर सुनाएंगे, और जैसे पढ़ के सुनाया 116 की प्रोसीडिंग शुरू हो गई, या वर्तमान में 135 की प्रोसीडिंग शुरू हो गई, और जैसे ही शुरू हुई वैसे 135(3) का या 116(3) का इंटरिम बॉन्ड ये हम मांग लेंगे, और इंटरिम बॉन्ड या तो आप देंगे या नहीं देंगे। नहीं दिया तो जब तक इंटरिम बॉन्ड आप नहीं देंगे तब तक के लिए हम आपको कारागार में भेज सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यह व्यक्ति अभियुक्त नहीं है, इसलिए इसके बारे में स्पेशल प्रोविजन करने होंगे। आप आ गए हमारे सामने, हमें लगता है परिशांति भंग करेंगे आप, और अभी 111 का ऑर्डर हम नहीं ड्रॉन अप कर पाए, ठीक है, लेकिन आप मेरे सामने हैं, ठीक है, तो स्थिति क्या बनेगी? तो सेक्शन 88 हम लोग पढ़कर आए थे पुरानी सीआरपीसी में, और अब कितना 91 हो गया होगा।
उसमें लिखा है कि अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी गिरफ्तारी के लिए वो सम्मन या वारंट जारी करने के लिए सशक्त है, तो उससे वो नियत दिनांक पर उपस्थित होने के लिए क्या मांग सकता है? बॉन्ड मांग सकता है। ठीक है, तब हम 111 का आदेश अभी ड्रॉन अप नहीं कर पाए और आप मेरे समक्ष हैं और हमें आपके बारे में विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे, तो हम 91 में आपसे बॉन्ड मांग लेंगे। लेकिन जहां तक वारंट की बात है, वारंट दो ही दशाओं में, ये तो सम्मन, इसकी तामील के बावजूद आप नहीं आते, तो पुरानी धारा 87 नई 90 इसका उपयोग करके वारंट, और या फिर हमने सम्मन जारी किया लेकिन एक्सेप्शनल सिचुएशन हमें लग रही है कि आपको गिरफ्तारी कराना चाहिए, अन्यथा परिशांति भंग होगी, तो 91, ठीक है, सॉरी, तो हां आपका 191 क्यों, तब आपका 132 इसकी ताकत का उपयोग करके हम आपको बुला लेंगे और बुलाएंगे। ठीक है, बुलाने जैसे ही आप आ गए हमारे सामने, आप मेरे सामने आए तो पूरी सीआरपीसी की ताकतें हमें आ गई ना, हम तुरंत 130 का आदेश ड्रॉन अप करेंगे और आपको पढ़कर सुनाएंगे, और जैसे सुनाएंगे बस इत्तिला की सच्चाई की जांच शुरू हो गई। भाई इत्तिला की सच्चाई की जांच, क्योंकि इत्तिला की सच्चाई की जांच आपके आने के साथ शुरू हो जाएगी। आपको बुलाने के लिए 131, 132 ये प्रोविजन है, आपको बुलाने के लिए है ना। जैसे ही आप आएंगे 135 की कार्रवाई शुरू। अब वारंट से हमने आपको बुला लिया क्योंकि मामला आपराधिक है, तो मसला शुरू तो हो गया, इत्तिला की सच्चाई की जांच ये तो शुरू ही हो गई। हमने आपको 130 का आदेश पढ़कर सुनाया और तत्काल हमें 135 द्वारा प्रदत्त शक्तियां प्राप्त हो गई, और जब वो शक्तियां मिल गई हम तुरंत आपसे कहेंगे इंटरिम बॉन्ड दीजिए, और इंटरिम बॉन्ड आपने नहीं दिया तो जब तक आप नहीं देंगे तब तक के लिए आप जेल जाएंगे। ये कहां लिखा है? अभी हम लोग 135 देखेंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आपका कहता है कि अगर आप घर पर हैं तो या किसी की कस्टडी में हैं तो सम्मन या वारंट के माध्यम से आपको इत्तिला की सच्चाई की जांच के लिए जो कार्यवाही चलेगी उसमें पक्ष बनने के लिए अपने समक्ष बुलाने हेतु एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आदेश पारित करेगा। ठीक है, कहता है परंतु जब कभी ऐसे मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर या अन्य इत्तिला पर, जिस रिपोर्ट या इत्तिला का सार मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किया जाएगा, किस धारा के अंतर्गत? 130 के अंतर्गत, ठीक है ना। ये परंतु पढ़ रहे हैं हम 132 का। यह प्रतीत होता है कि परिशांति भंग होने के डर के लिए कारण है और ऐसे व्यक्ति की तुरंत गिरफ्तारी के बिना ऐसे परिशांति भंग करने का निवारण नहीं किया जा सकता, तब वह मजिस्ट्रेट उसकी गिरफ्तारी के लिए किसी समय वारंट जारी करेगा। तो ये आपको बता दिया। 133 क्या कहता है? सम्मन या वारंट के साथ आदेश की प्रति होगी, क्योंकि अगर आदेश की प्रति ही नहीं भेजोगे तो वो व्यक्ति जानेगा कैसे, और जब जानेगा नहीं तो वो आएगा तो अननेसेसरी टाइम ही तो बर्बाद होगा, और टाइम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में बचाने की कोशिश ये की जाती है, इसी के लिए प्रक्रिया बनती है। तो कहता है सम्मन या वारंट के साथ आदेश की प्रति होगी। धारा 132 के अधीन जारी किए गए प्रत्येक सम्मन या वारंट के साथ धारा 130 के अधीन दिए गए आदेश की प्रति होगी, और उस सम्मन या वारंट की तामील का निष्पादन करने वाला अधिकारी वह प्रति उस व्यक्ति को परिदत्त करेगा जिस पर उसकी तामील की गई या जो उसके अधीन गिरफ्तार किया गया। जो आदेश है 130 का पुरानी सीआरपीसी के मुताबिक धारा 111 का, उस आदेश की प्रति इस सम्मन वारंट के साथ जाएगी, और जो इस सम्मन वारंट की तामील करेगा उस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वो आदेश की प्रति उस व्यक्ति को दे। आपका ये 133, 134 हमें उस व्यक्ति की जरूरत नहीं है अगर मामला आपातिक नहीं है। अगर मामला, क्योंकि हर मामला आपातिक तो नहीं होगा, मामला आपातिक है तब तो हमें उससे इंटरिम बॉन्ड चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर आपातिक नहीं है, सिंपल हमें इंफॉर्मेशन मिली है और हम इत्तिला की सच्चाई का जांच का निर्णय कर लिए हैं और इत्तिला के साथ
सच्चाई की जांच के लिए कार्रवाई करना चाहते हैं, जिसके लिए हम उस व्यक्ति को बुलाना चाहते हैं, तो हमें इत्तिला की सच्चाई की जांच करनी है। उस व्यक्ति की जरूरत हमें थोड़ी है। और अगर उसकी ओर से कोई आ जाए जो उसका पक्ष न्यायालय के समक्ष रख सके, तो उसकी व्यक्तिगत हाजिरी की हमें जरूरत क्या है? भाई पर्सनली वो उपस्थित हो न्यायालय के समक्ष, इसकी आवश्यकता क्या है? क्योंकि आरोप की भी रचना अगर हमें करनी हो, ठीक है, तब तो हम उसी को बुलाएं। यहां तो हम इत्तिला की सच्चाई की जांच ये करना चाहते हैं, और फिर हमारे पास शक्ति ये भी है कि जब चाहेंगे तब बुला लेंगे। तो पर्सनल जो अपीयरेंस है, इससे मुक्ति तो आपराधिक विचारण में मिल जाती है। आप रोज हाजिरी माफी देते हैं, ठीक है ना, तो पर्सनल अटेंडेंस से तो मुक्ति ये आपराधिक विचारण में मिल जाती है, और ये तो आपराधिक विचारण भी नहीं है। तो वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति देने के प्रावधान अगर यहां न हो तो यह उचित जान नहीं पड़ेगा। तो कहता है यदि मजिस्ट्रेट को पर्याप्त दिखाई देता है, ठीक है, कारण होना चाहिए मजिस्ट्रेट में, इफ ही सी सफिशिएंट कॉज, हाँ ठीक है, यदि उसे पर्याप्त कारण दिखाई देता है तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को जिससे इस बात का कारण दर्शित करने की अपेक्षा की गई है कि उसे परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए बंद पत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए, वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है और अधिवक्ता द्वारा हाजिर होने की अनुज्ञा दे सकता है। ये तो आपको आपराधिक विचारणा में मिल जाती है। तो यहां भी इस प्रकार की पर्सनल अपीयरेंस एग्जम्पशन ये न देने का कोई कारण है भी नहीं, इसीलिए दिया गया, ठीक है। आपका 135 अब इत्तिला की जांच शुरू हो रही है, इसका मतलब 111 या अब 130, 107, 108, 109, 110 और वर्तमान में 126 से लेकर 129 ये इनेबलिंग प्रोविजन हुए, ठीक है ना। और इनमें जो शक्ति दी गई मजिस्ट्रेट को उसे कार्य रूप में लागू करने के लिए 130 या 111 का प्रिलिमिनरी ऑर्डर, ठीक है, और फिर उस ऑर्डर को संबंधित व्यक्ति तक जाए वो, इसके लिए आपका 112 से लेकर के और वहां 115 तक और यहां 131 से लेकर के 134 तक के प्रोविजन ये बनाए गए। और अब जब ये व्यक्ति भी आ गया, इसे भी सूचना हो गई सारी बातों की, तो अब इत्तिला की सच्चाई की जांच ये शुरू होगी, ठीक है ना। अब इत्तिला की सच्चाई की जांच करने के लिए वहां 116 ये सेक्शन था और यहां 135 ये सेक्शन है, और इसीलिए आप कचहरी की भाषा में इसे 107-16 की कार्यवाही कहा करते हैं, क्योंकि 107 इनेबलिंग प्रोविजन है और 116 में इत्तिला की सच्चाई की जांच ये चलती है। शेष उपबंध आप न जानते हैं न जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि अक्सर कार्यवाही 107 के अंतर्गत होती है। 108, 109, 110 की कार्यवाही बड़ी रेयर है, हमने अभी तक तो देखी नहीं, लेकिन 107 की कार्यवाही अक्सर होती है, इसीलिए आप 107-16 ये कहते घूमते हैं। अब इत्तिला की सच्चाई की जांच चलेगी। कहता है जांच में सबसे पहले कहता है जब धारा 130 के अधीन आदेश किसी व्यक्ति को जो न्यायालय में उपस्थित है या और धारा 131 के अधीन पढ़कर सुना या समझा दिया गया है, अथवा जब कोई व्यक्ति धारा 132 के अधीन जारी किए गए सम्मन या वारंट के अनुपालन या निष्पादन में मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर है या लाया जाता है, तब मजिस्ट्रेट उस इत्तिला की सच्चाई के बारे में जांच करने के लिए अग्रसर होगा जिसके आधार पर वह कार्रवाई की गई है, और ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।
यानी हमने आपसे कहा था कि पुलिस जब आपको पकड़ कर ले जाती है तो आप न्यायालय में उपस्थित होते हैं, आपको 111 का आदेश पढ़कर सुना दिया जाता है, क्योंकि वो सिपाही आपसे कहता है दस्तखत करो यहां, आप करते हैं, ठीक है, माना जाएगा आपको 111 का आदेश पढ़कर सुना दिया गया है। या 132 जब वहां से थाने से सम्मन आते हैं आपके यहां, आप जाते हैं वहां एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के यहां, ठीक है, तो आप वहां पहुंच गए हैं, फिर आपसे वो साइन कराते हैं, ठीक है, और जैसे ही आपको साइन हुए 116(1) की कंप्लायंस हो गई, क्योंकि 131 के अधीन उस व्यक्ति को जो न्यायालय में उपस्थित है आदेश पढ़कर सुना दिया गया। यह वो व्यक्ति जो घर पर था सम्मन या वारंट के अनुपालन में न्यायालय में आ गया है, और दस्तखत करते ही ये मान लिया जाएगा आपने प्रिलिमिनरी ऑर्डर पढ़ लिया है, ठीक है ना। अब कार्यवाही शुरू हो गई, और ये जानना जरूरी है कि कार्यवाही किस दिन शुरू होगी, क्योंकि 116 और वर्तमान में 135 की कार्यवाही को 6 महीने में समाप्त होना है। तो 6 महीने की गणना किस दिन से करेंगे हम, ये महत्व की बात, ठीक है ना। और 6 महीने में इसे समाप्त होना ही है। अगर 6 महीने में समाप्त नहीं हुई ऑटोमेटिकली समाप्त मानी जाएगी, और या तो मजिस्ट्रेट जो जांच कर रहा है वो विशेष कारणों से अवधि को बढ़ाना जरूरी समझे, लेकिन कितना बढ़ाना जरूरी समझे, वो अगला 6 महीने के लिए फिर बढ़ा दे, ये नहीं होगा। शब्द क्या लिखे, अवधि को बढ़ाना जरूरी समझे। इसका अर्थ है कि 1 दिन बढ़ाइए, 2 दिन बढ़ाइए, 3 दिन बढ़ाइए, कोशिश करिए जल्द से जल्द समाप्त हो, क्योंकि अगर स्टैट्यूटरी लिमिटेशन रखी गई है और उस व्यक्ति के खिलाफ जांच चल रही जो दोषी भी नहीं है, तो आपको अनलिमिटेड पावर्स नहीं हो सकती कि आपको अवधि बढ़ाने की ताकत दी गई तो आपने बढ़ा दी कि 6 महीने और चले कार्यवाही, नो। और अगर ऐसा आदेश आप करेंगे तो सेशन जज को ताकत दी है, रिवीजन होगा। अभी हम लोग देखेंगे 135(6), 135(7), सेशन जज इस अवधि बढ़ाने के आदेश को अभिखंडित कर सकते हैं। लेकिन अगर अवधि नहीं बढ़ाई है, ठीक है, मान लीजिए एप्लीकेशन लगी और मजिस्ट्रेट ने अवधि नहीं बढ़ाई, तो सेशन जज अवधि बढ़ाने का आदेश दे सके, नहीं दे सकेंगे, ठीक है। यानी अवधि बढ़ा दी तो आदेश का रिवीजन होगा और सेशन जज आदेश को अभिखंडित कर सकेंगे। आदेश नहीं दिया अवधि बढ़ाने का तो सेशन जज अवधि बढ़वा सकें, यह ताकत किसी के पास नहीं है। कारण है यहां कार्यवाही किसके खिलाफ चल रही, उसके खिलाफ जिसके खिलाफ कुछ अपराध दर्ज नहीं है, कुछ भी दर्ज नहीं है, उसके खिलाफ चल रही है, तो ये ताकतें नहीं हो सकती। अगर 6 महीने बीत गए और मजिस्ट्रेट ने आदेश अवधि बढ़ाने के लिए नहीं किया तो कार्यवाही खत्म मानी जाएगी कानूनन, भले ही वो चलाते रहें 2 साल, ठीक है ना, लेकिन 6 महीने बीतते ही कार्यवाही खत्म मान ली जाएगी। यानी कार्यवाही खत्म करने के लिए आदेश नहीं देना है, बढ़ाने के लिए आदेश देना है। खत्म तो ऑटोमेटिकली मानी जाएगी 6 महीने बाद, उससे पहले भी आप खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने 6 महीने में खत्म नहीं की तो 6 महीने बाद ऑटोमेटिकली खत्म। या तो आप बढ़ाएं, और बढ़ाएंगे तो अनियंत्रित नहीं, ठीक है ना। तो ये फर्क है जो आपराधिक विचारण से यहां आपको दिखाई देंगे, लेकिन दिखाई तभी देंगे जब देखेंगे आप, अन्यथा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अन्यथा तो क्या है, वही जैसे 116 कार्यवाही आप चलवाते हैं वैसे चलवाएंगे, ठीक है। तो 116(1) या 135(1) इसमें कार्यवाही शुरू हो गई। फिर दूसरा सबसेक्शन 2 कहता है ऐसी जांच यथासाध्य उस रीति से की जाएगी जो संबंध मामलों के विचारण और साक्ष्य के अभिलेखन के लिए इसमें इसके पश्चात विहित है। अब देखिए, संबंध मामलों में जिस प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा वो जब हम लोग पढ़ेंगे समन ट्रायल तब आएगा। और समन ट्रायल
इसकी प्रक्रिया यह है कि इसमें विधि अनुसार आरोप की विरचना नहीं होती। ये आपको बताया था जब पिछली बार सीआरपीसी पढ़ा रहे थे कि सम्मन ट्रायल और वारंट ट्रायल में फर्क ही है कि सम्मन ट्रायल में विधि अनुसार आरोप की विरचना किया जाना आवश्यक नहीं है, और जो कुछ अनावश्यक होता है वो अगर कर दिया जाता है तो कोई खराबी नहीं होती। आपसे पीसीएस, जेके प्री आदि में खूब पूछा जाता है कि सम्मन ट्रायल में आरोप की विरचना कर दी, इलीगल हो गया क्या, गलत हो गया? तो लिखा ये आवश्यक नहीं है, और जो कुछ अनावश्यक है वो अगर आपने कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आवश्यक है वो नहीं किया तो दिक्कत वाली बात है। इसलिए सम्मन ट्रायल में अगर आरोप की विरचना विधि अनुसार कर दी गई तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नहीं की गई इससे भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, क्योंकि विधि अनुसार आरोप की विरचना आवश्यक नहीं। विधि अनुसार आरोप की विरचना नहीं होगी ये नहीं है, सम्मन ट्रायल में भी आरोप की विरचना होगी, लेकिन विधि अनुसार आरोप की विरचना आवश्यक नहीं है। यानी आरोप विरचना की जो विधि है वो कहां दी गई? 211, पिछली सीआरपीसी में 211 से लेकर 224 तक, और अब बदल गई होंगी सेक्शन, 211 से 224 तक के लिए और सेक्शन हो गए होंगे, उनमें आरोप विरचना की विधि दी गई है। तो कहता है सम्मन ट्रायल में विधि अनुसार आरोप की विरचना आवश्यक नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आरोप की विरचना नहीं होगी यह नहीं है, आरोप की विरचना तो होगी किंतु विधि अनुसार आरोप की विरचना आवश्यक नहीं है। अगर विधि अनुसार आरोप की विरचना कर दी तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं की तो आवश्यक नहीं है, लेकिन आरोप की विरचना आवश्यक है। आरोप की विरचना कैसे होती है? सम्मन ट्रायल। तो सम्मन ट्रायल की जब शुरुआत होती है, 251 था पिछली सीआरपीसी में, 251 से लेकर 259 तक सम्मन ट्रायल था। तो 251 में क्या कहता था? जब अभियुक्त आएगा न्यायालय के समक्ष तो उसे अभियोग का सारांश बताया जाएगा। अभियोग का सारांश, और इसे कचहरी भाषा में क्या बोलते हैं? बयान मुल्जिम बनेगा। वहां जो है कचहरी भाषा में कहते हैं यार ये तो सम्मन ट्रायल, इसमें बयान मुल्जिम बनेगा, चार्ज नहीं। अब ये तो आपने सीख ली है भाषा, आपसे पूछो बयान मुल्जिम क्यों बनेगा, क्या होता है बयान मुल्जिम, तो कुछ नहीं मालूम, तो कुछ नहीं मालूम, तो मुंह फैल गया, मुंह फैलाए घूम रहे हैं, इतना तो रिक्शे वाले को मालूम है। फिर तुम वकील काहे बात के हो? वकील वो है जो ये बता सके जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और बाकी क्या होगा ट्रायल में ये तो टाइपिस्ट जानते हैं कचहरी के, लेकिन कचहरी के टाइपिस्ट वकील नहीं है। और अगर आप ये नहीं जानते कि जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है तो आप भी कचहरी के टाइपिस्टों से ज्यादा कुछ नहीं है। बस आपने वकीलों जैसे कपड़े पहन लिए, गुण एवं तत्व में आप कचहरी के टाइपिस्ट ही हैं, और चीजों को गुण एवं तत्व में जानना चाहिए, प्रारूप से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सम्मन ट्रायल जैसे चलेगा वैसे ये कार्यवाही चलेगी, ठीक है ना। तो सम्मन ट्रायल में क्या होगा? विधि अनुसार आरोप की विरचना नहीं होगी, लेकिन आरोप की विरचना नहीं होगी, नहीं, आरोप की विरचना होगी, ठीक है ना। कैसे होगी? अभियोग का सारांश बताया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसे स्वीकार करते हो या स्वीकार नहीं करते, तो है तो आरोप की विरचना ही, बस वो तरीका इस्तेमाल नहीं हुआ जो 211 से 224 का है, इतना ही तो फर्क आया। इसीलिए आपको 130 के आदेश को बताया गया था, इसीलिए 130 का आदेश ड्रॉन हुआ था, और आपको बुलाने के लिए जो सम्मन या वारंट भेजा गया था उसके साथ उस आदेश की प्रति गई थी, या आप न्यायालय में उपस्थित थे तो आपको पढ़कर सुनाया गया था, इसीलिए क्योंकि सम्मन ट्रायल की प्रक्रिया चलेगी, ठीक है ना। और सम्मन ट्रायल में बयान मुल्जिम बनेगा, आपको सुनाया जाएगा और पूछा जाएगा स्वीकार करते हो इस इत्तिला को, और जब आप कहोगे नहीं स्वीकार करते, जब आप कहोगे हम नहीं स्वीकार करते इस इत्तिला को, तो फिर 116 की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, या 135 की कार्रवाई शुरू हो जाएगी।
क्योंकि आपको पढ़कर सुना दिया तो सम्मन ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी ना। और साक्ष्य इसका अभिलेखन भी जैसे सम्मन ट्रायल में हो किया जाएगा वैसे किया जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, जिन्होंने पिछली बार सीआरपीसी पढ़ी वो जानते हैं कि सम्मन ट्रायल उसमें जो एविडेंस की रिकॉर्डिंग होती है, उसमें एविडेंस की रिकॉर्डिंग में साक्षी के प्रत्येक शब्द व शब्द, यह साक्षी का प्रत्येक शब्द ये अभिलिखित नहीं किया जाता, बल्कि साक्षी जो कुछ कहेगा उसका सार यह लिखा जाएगा ज्ञापन के तौर पे। और जहां गंभीर मामला है सेशन ट्रायल, वहां साक्षी ने जो कुछ कहा, जिस भाषा में कहा उसी भाषा में, ठीक है। साक्षी ने कहा इनसे हमारा धरौना हुआ था, तो धरौना ही लिखा जाएगा। आप रूढ़िक विवाह नहीं लिखेंगे, उसने धरौना कहा है, धरौना लिखेंगे आप। और धरौना का अर्थ क्या है? एविडेंस एक्ट में हम लोगों ने सेक्शन देखा था कि अगर कोई ऐसा शब्द साक्ष्य में आया है जो किसी पर्टिकुलर इलाके में प्रचलित है, तो उस पर्टिकुलर इलाके में उसका अर्थ क्या है, इसके संबंध में विशेषज्ञों की राय, जो शब्द के इस संबंध में राय का साक्ष्य ग्राह्य है, ठीक है ना। राय का साक्ष्य सामान्यतः हर मामले पर ग्राह्य नहीं है। तो अगर सेशन ट्रायल में उसने कहा धरौना हुआ था, तो धरौना ही लिखेंगे आप अपने मन से कुछ नहीं लिखेंगे। और उससे ही पूछिए कि धरौना मतलब क्या होता है, बताओ। वो खुद बताएगा कि पति और पत्नी की तरह जब दो लोग रहना शुरू करते हैं, किंतु विवाह के जो संस्कार हैं उन्हें नहीं करते, तो धरौना बोला जाता है, ठीक है। तो आप वही लिखेंगे जो उसने कहा है। लेकिन सम्मन ट्रायल में ऐसा नहीं होगा। सम्मन ट्रायल में वो जो कह रहा है वो उसका सार आप अभिलिखित कर सकते हैं। तो सम्मन मामलों में जैसे साक्ष्य लिखा जाता है वैसे लिखा जाएगा। ये 135 सबसेक्शन 2 कह रहा है, और 135 सबसेक्शन 3 आपको बताया गया, या जो 116 सबसेक्शन 3 है वो ही बताया गया। और सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि अगर मामला आपातिक है, आप आए सामने और मामला आपातिक है, ऐसा लगता है कि आप परिशांति भंग कर ही देंगे, तो आपसे इंटरिम बॉन्ड, इंटरिम बॉन्ड मतलब जब तक इस इत्तिला की सच्चाई की जांच चलेगी तब तक के लिए आपसे एक अंतर्वर्ती बांड, अंतरिम बंध पत्र ये निष्पादित करा लिया जाएगा। और अगर आप करने से इनकार करेंगे तो जेल भेज देंगे। किन प्रोविजंस में आएगा? अभी 122, 123 ये सारे आएंगे। 122, 123 मतलब तदनुसार बढ़ा लेंगे, वो प्रोविजन अभी आएंगे। उनमें आपको जेल भेजा जा सकता है अंतरिम बंध पत्र न देने की सूरत में। अब इसका उपयोग कैसे होता है? वहां कचहरी में एसडीएम साहब को कह दिया गया कि जेल इन्हें जाना है, तो तुमसे इंटरिम बॉन्ड मांग लिया जाएगा और एसडीएम साहब खुद चले जाएंगे सोने, तुम मिलेंगे ही नहीं एसडीएम साहब, तुम लिए घूमते रहो इंटरिम बॉन्ड, और थोड़ी देर तुम जेल चले जाओगे, ठीक है। अब लिख दिया जाएगा कि इनने इंटरिम बॉन्ड देने से इनकार किया। अब करते रहिए साबित कि हमने नहीं किया था इनकार, ठीक है। 2 दिन बाद आप छोड़ दिए जाएंगे, ये होता है वहां, ठीक है। लेकिन कानूनन अगर आप प्रतिकर फिर मांगना शुरू करें, अगर वही बात है ना, आदमी थक हार जाता है, अगर थके हारे ना, आप कृत्य का मुकदमा फाइल करिए, ये मिथ्या कारावास है। और चीजों को अगर आप साबित करेंगे तो बिल्कुल आप उन्हें भी छींके आ जाएंगे। लेकिन वही होता है कि बीचों झंझट है, कौन पड़े चक्रों में, इसलिए चलता रहता है, ठीक है। तो आपका 135(3) कहता है उपधारा 1 के अधीन, ये इंटरिम बॉन्ड की सिचुएशन है कि उपधारा 1 के अधीन जांच के प्रारंभ होने के पश्चात और उसकी समाप्ति से पूर्व, यानी बीच की अवधि, जब सच्चाई इत्तिला की सच्चाई की जांच चलेगी तब, उसकी समाप्ति से पूर्व यदि मजिस्ट्रेट समझता है कि परिशांति भंग का या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए या लोक सुरक्षा के लिए तुरंत उपाय करने आवश्यक हैं, तो वह ऐसे कारणों से जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा, यानी हर व्यक्ति से नहीं मांग सकते इंटरिम बॉन्ड, मांगते वो हर ही व्यक्ति से हैं, क्योंकि सब में उन्हें विशेष कारण दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। लेकिन लिखा यह है कि जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा,
तो वह ऐसे कारणों जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा तो कर देते हैं। ठीक है, उस व्यक्ति को जिसके बारे में धारा 130 के अधीन आदेश दिया गया है, यानी पुराने 111 के अधीन आदेश दिया गया है, निर्देश दे सकता है, देगा नहीं, ठीक है, दे सकता है लिखा है, ठीक है, कि वह जांच समाप्त होने तक परिशांति कायम रखने और सदाचारी बने रहने के लिए बंद पत्र या जमानत पत्र निष्पादित करे, और जब तक ऐसा बंद पत्र या जमानत पत्र निष्पादित नहीं कर दिया जाता या निष्पादन में व्यतिक्रम होने की दशा में जब तक जांच समाप्त नहीं हो जाती, उसे अभिरक्षा में निरुद्ध रख सकता है, यानी आपको डिटेन कर सकते हैं। इंट्री बॉन्ड कब मांगे? व्हेन स्पेशल रीजंस आर प्रेजेंट। हालांकि वो सब में स्पेशल रीजन देख लेते हैं, लेकिन लिखा यही है कि अगर स्पेशल रीजन है तो। परंतु ठीक है कि आपने जो ये तय किया था 111 के आदेश में या 130 के आदेश में कि इतनी अवधि के लिए हम इनसे बंद पत्र मांगेंगे और इतनी धनराशि का मांगेंगे, अगर इत्तिला सही पाई गई, ये आपने लिखा था ना 111 130 के आदेश में, ठीक है ना, तो अंतरिम बंद पत्र भी उससे ज्यादा धनराशि का नहीं मांगेंगे, क्योंकि अभी तो इत्तिला की सच्चाई की जांच ही चल रही है। अगर जांच में इत्तिला सच भी पाई जाए तो आप जो मांगोगे उससे ज्यादा, जब इत्तिला की सच्चाई की जांच पेंडिंग है तो कैसे मांग सकते हो? ये तो रीजन के खिलाफ है, ठीक है ना। इसीलिए आपका 135(3) का और खा परंतु लगा के जोड़ा उन्होंने, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध धारा 127, 128 या 129 के अधीन कार्यवाही नहीं की जा रही है, सदाचारी बने रहने के लिए बंद पत्र या जमानत पत्र निष्पादित करने के लिए निर्देश नहीं दिया जाएगा। तो ये तो बात ठीक है। जनता के हर व्यक्ति से आप ये मांग थोड़ी करोगे। 127, 128, 129, 130 यानी कुछ इत्तिला तो उसके खिलाफ होनी चाहिए, तब तो करोगे, कि चाहे जिसका करने लगोगे उससे किसी प्रकार के बाउंड की कोई मांग नहीं की जाएगी। दूसरा, ऐसे बंद पत्र की शर्तें, चाहे वह उसकी रकम के बारे में हो या प्रतिभू का उपबंध करने की या उनकी संख्या के या उनके दायित्व की धन संबंधी सीमा के बारे में हो, उससे अधिक दुर्भर न होंगी जो 130 में विनिर्दिष्ट है। यानी जितना, अगर आपने कहा एक प्रतिभू चाहिए 30,000 रुपए का 111 के आदेश में या 130 के आदेश में, तो वो तो तब चाहिए जब इत्तिला की सच्चाई की जांच हो जाए। अभी तो इत्तिला की सच्चाई की जांच ही चल रही, तो उससे अधिक दुर्भर शर्तों का, ठीक है, बंद पत्र अंतरिम आप कैसे मांग लोगे? ठीक है, तो ये खामे उन्होंने लिख दिया कि उससे अधिक दुर्भर शर्तें नहीं होंगी अंतरिम बंद पत्र की। और 4 कहता है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह तथ्य कि कोई व्यक्ति अभ्यासिक अपराधी है या ऐसा दुस्साहसिक और भयंकर है कि उसका प्रतिभूत के बिना स्वच्छंद रहना समाज के लिए परिसंकट में है, साधारण ख्याति के माध्यम से या अन्यथा साबित किया जा सकेगा। ये देखिए एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। एविडेंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्यक्ति की ख्याति का साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगा, उसकी पूर्व सिद्धि, इसीलिए तो ग्राह्य नहीं करते, ठीक है। उसके अच्छे शील का साक्ष्य, अभियुक्त व्यक्ति के अच्छे शील का साक्ष्य दिया जा सकता है, किंतु बुरे शील का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। हम लोगों ने पढ़ा था पिछली सीआरपीसी में 52-53, शील कब विसंगत है, शील कब सुसंगत है, ये एविडेंस एक्ट में था, अभी भी है। बुरे शील का साक्ष्य देना ये मना है, लेकिन यहां अभियुक्त की जांच नहीं हो रही, यहां ऐसे व्यक्ति की जांच चल रही जिसके बारे में लगता है परिशांति भंग कर देगा, और परिशांति हमेशा हमेशा बुरे शील का व्यक्ति यही भंग करता है, ठीक है। तो यहां शील का साक्ष्य एक्सेप्शनली ग्राह्य हो रहा है, यह साबित करने के लिए कि इनके कामों से परिशांति भंग होना संभाव्य है, या ये ऐसे दुस्साहसिक और भयंकर हैं कि इनका स्वच्छंद रहना समाज में बिना प्रतिभूति के ठीक नहीं है, इसलिए यहां शील का साक्ष्य दिए जाने की बात की गई। ये सबसेक्शन 5 जो है कैसा है, 219, 221, 223 जो पिछली सीआरपीसी में है, अब 220, 219, 221, 223 इनके लिए अलग ढंग के प्रावधान, यानी दूसरे इनके सेक्शन बदल गए। 219, 221, 223 क्या कहते थे?
पुरानी सीआरपीसी में कि एक से अधिक व्यक्ति अगर एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से आरोपी हैं तो उनका एक साथ विचारण किया जाएगा। कचहरी में आप देखते ही हैं, उन्होंने कहा कितने लोग हैं इसमें, कै मुलजिम, उन्होंने कहा 5, पांचों का विचारण एक साथ चल रहा होता है। वो किन सेक्शंस के मुताबिक चल रहा होता है? पुरानी सीआरपीसी में धारा 223, नई में 223 के लिए दूसरा सेक्शन आ गया होगा 246। तो अब वैसी ही सुविधा इस जांच में दी जा रही है सब सेक्शन 5 के माध्यम से। कहता है जहां 2 या अधिक व्यक्ति जांच के अधीन विषय में संयुक्त, वहां मजिस्ट्रेट एक ही जांच या पृथक जांचों में जैसा वह न्याय संगत समझे उनके बारे में कार्रवाई कर सकता है। यही ताकत वहां है 223 में। एक ही अपराध के सारे अभियुक्त व्यक्ति, उनका विचारण न्यायालय एक साथ चाहे तो कर सकता है, करेगा ऐसी कोई बाध्यता नहीं। इसीलिए कचहरी में क्या होता, उन्होंने कहा इनकी फाइल सेपरेट कर दो, ठीक है, यानी इनका विचारण एक साथ किया जाए। ये जरूरी नहीं है, लेकिन न्याय संगत अगर है तो कर भी देंगे। इसके अक्सर वहां एक साथ विचारण होता है, लेकिन फाइल सेपरेट भी हो जाती है, ठीक है। और ये सारे काम कहां होते हैं? 223 में, पुरानी सीआरपीसी, और वर्तमान में 246। वैसा ही सेक्शन 116(5), ठीक है, और 116(6) इस धारा के अधीन जांच उसके आरंभ की तारीख से। अब आरंभ की तारीख इसीलिए हमने कहा था महत्वपूर्ण है। कुछ हाई कोर्टों का मत है कि आरंभ की तारीख वो है जो 116(1) की कार्रवाई का दिनांक है, और कुछ हाई कोर्टों का मत है कि 116 यानी 111 का आदेश जिस दिन जाना हुआ और उसके अकॉर्डिंगली व्यक्ति जिस दिन हाजिर होके उसे पढ़ के सुनाया गया उस दिन से कार्रवाई का प्रारंभ माना जाएगा। इस पर मतभेद है, सुप्रीम कोर्ट अभी है नहीं, ठीक है ना। लेकिन आप जिस हाई कोर्ट से शासित हो रहे हैं उसका जो मत है वही माना जाएगा आदेश के कार्रवाई के प्रारंभ होने की तिथि के संबंध में, और 6 माह के अंदर समाप्त करना है, ठीक है। और यदि इस प्रकार जांच पूरी नहीं की जाती तो इस अध्याय के अधीन कार्रवाई उक्त अवधि की समाप्ति पर स्वयं समाप्त हो जाएगी। यानी हमने पहले भी कहा कि समाप्त करने के लिए किसी आदेश की जरूरत नहीं है, बढ़ाने के लिए आदेश की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, और अगर व्यक्ति कारावास में है तो हर स्थिति में समाप्त होगी कार्रवाई, 6 महीने समाप्त होते फिर आप नहीं बढ़ाएंगे, कहता है। परंतु जहां कोई व्यक्ति ऐसी जांच के लंबित रहने के दौरान निरुद्ध रखा गया है, वहां वह व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई यदि पहले ही परिवस्थित नहीं हो जाती तो ऐसे निरोध के 6 मास की अवधि की समाप्ति पर परिवस्थित हो जाएगी। इसे बढ़ाने की कोई ताकत मजिस्ट्रेट के पास नहीं है। और 7 सेशन जज की ताकत है कि अगर आपने गलत ढंग से कार्य समय को बढ़ा दिया तो वे अवधि बढ़ाने के आदेश को खंडित कर देंगे। लेकिन अगर आपने नहीं बढ़ाई और कोई चाहता तो बढ़ जाए तो वे बढ़ा नहीं पाएंगे सेशन जज, ठीक है। तो ये आपका जांच हुई किसकी? इत्तिला की सच्चाई के बारे में, ठीक है। अब इत्तिला की सच्चाई की जब जांच आपने की तो 2 ही निष्कर्ष होंगे, या तो इत्तिला सच है या झूठ है, ठीक है। अगर इत्तिला सच पाई गई तो 117 के अंतर्गत आपको वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए कहा जाएगा जो 130 में, ठीक है, एग्जीक्यूट कराने की इच्छा मजिस्ट्रेट के द्वारा अभिलिखित की गई थी। और अगर इत्तिला झूठ पाई गई तो आप 118 जो अब क्रमशः 136 और 137 हो गए हैं, इनके अंतर्गत आप छोड़ दिए जाएंगे। ये कल इस पर चर्चा कर लेंगे और कल हमें लगता है ये खत्म हो जाना चाहिए, देखिए।